अपना जो ल्यूसेंट सीरीज चल रहा था इसमें वृत्तीय गति तक मैंने करवा दिए थे आपको, सर्कुलर मोशन तक करवा दिए थे मैंने आपको, एंड घर्षण करवाना था, फ्रिक्शन करवाना था। कुछ एक बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर घर्षण वाले में कम से कम सैद्धांतिक प्रश्न करवाइएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाइएगा। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता या इंडिविजुअल कोई टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं लिख के, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूँगा। तो जो आपका घर्षण है, फ्रिक्शन है, इसके पहले सैद्धांतिक प्रश्न देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 देखिए, बोल रहा है यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अंतर होगा। देखिए जो घर्षण गुणांक होता है म्यू, ठीक है, वो एक रेशियो होता है। आपने पढ़ा भी है कि जैसे ये कोई है सतह है, इस सतह के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अब आप इस पर कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये अभिलंब होता है इसका एन, प्रतिक्रिया पर जिसे आप बोलते हैं एन भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखते हैं, और ये घर्षण बल लग रहा है एफ। तो जो एफ होता है घर्षण बल, ये समानुपाती होता है इस अभिलंब बल के या प्रतिक्रिया बल के। तो आर लिख लिया मैंने, इसे अपन ने हटाया तो कांस्टेंट क्या आता है आपका, घर्षण गुणांक आता है म्यू। तो म्यू देखिए रेशियो होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि आर को परिवर्तित कर दूँ तो म्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए आर को परिवर्तित करोगे तो एफ भी उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इनका रेशियो जो होगा, इनका अनुपात जो होगा वो हमेशा नियत होगा, तो म्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा समान रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोल रही है म्यू एस अपॉन म्यू के का मान क्या होगा। देखिए म्यू एस जो होता है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, स्टैटिक, और ये होता है काइनेमेटिक या गतिक घर्षण गुणांक। तो अपन जानते हैं कि स्थैतिक जो होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, काइनेमेटिक से। तो सीधी बात है कि इनका रेशियो जो होगा वो 1 से कैसा होगा, बड़ा होगा, 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है W भार का एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है, यदि घर्षण कोण थीटा है तो पिंड को तल पर चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने कोर्स में करवाया था आपको, ठीक है, कोर्स में भी करवाया था और वैसे भी लिखा रखा थ्योरी में कि आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है, ठीक है, ये कोई रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से, तो इस पर अगर बल लगाया जाएगा, मान लीजिए इसका वेट कितना है, W है, और रिएक्शन कितना है, N है, तो N है, ठीक है, सॉरी, रिएक्शन बल या नॉर्मल फोर्स कितना है, N है। तो इसे चलाने के लिए न्यूनतम बल जो होगा F, वो यहाँ से थीटा एंगल बनाना चाहिए। तो F की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो W tan थीटा के इक्वल होगी। इतना बल तो इसे चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक भारी ब्लॉक दे रखा है, F ब्लॉक लगा करके, F बल लगा करके खुरदरे क्षैतिज तल पर घसीटा जा रहा है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तो बल F क्षैतिज से अल्फा कोण बनाए तो बल के न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ थीटा की जगह क्या दे दिया, अल्फा, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, न्यूनतम थीटा बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा। भाई यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख दो, अल्फा, बस यही तो सवाल है आपका, ठीक है। ये मैंने थ्योरी में करवा रखे हैं आपको सारे सवाल। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, अल्फा इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, चिकनी सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम लेना चाहिए। छोटे कदम लेने से क्या होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन में बता रखे हैं आपको, छोटे कदम लेंगे तो क्या होगा, बड़े कदम लेंगे तो क्या होगा, एक पैर पर खड़े रहेंगे तो क्या होगा, दोनों पैरों पर खड़े रहते हैं तो रिएक्शन किस हिसाब से होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन कर बता रखे हैं। वैसे यहाँ पर आंसर क्या होगा, छोटे कदम अगर लेगा तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ जाएगा, अधिक अभिलंब प्रतिक्रिया मिलेगी इसको, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यदि कार के टायर तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू हो तो विराम अवस्था से S दूरी तक चलने वाली कार द्वारा न्यूनतम समय समानुपाती होगा। ये कोई सतह हो गई, यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, ये प्रॉपर तो नहीं बनेगा पर मान लीजिए कोई कार है, ठीक है। ये कार जो है वो विराम स्थिति में है। अगर विराम स्थिति में है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर जो परिणामी बल है एम ए वो बराबर होना चाहिए जो स्थैतिक घर्षण के कारण बल लग रहा है उसके, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है अपना, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है रिएक्शन फोर्स के, यानी एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर, ठीक है। स्थैतिक है, स्थैतिक गुणांक है म्यू आर, और अपन जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, एम जी होता है, तो ये हो गया म्यू एम जी।
अब ये जो बल है वो ma के बराबर होगा तो ही ये स्थिर रहेगी, नहीं तो ये स्थिर नहीं रहेगी। तो यहाँ से अपन ने कर दिया F बराबर ma जो है वो बराबर क्या होगा, म्यू mg। तो अपन को कार का त्वरण मिल जाएगा जो घर्षण के कारण मिलेगा अपन को, ठीक है। जब कार चलेगी तो इस घर्षण के कारण यहाँ पर लॉस हो जाएगा ए में थोड़ा सा, तो वो अपन को इतना मिलेगा। अब अपन को पूछ रहा है कि जो समय लगेगा न्यूनतम उसमें और म्यू में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए 0 से s दूरी पूछ रहे हैं, तो अपन न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। s = ut + ½ at² होता है। विराम स्थिति में है तो u कितना हो गया, 0, प्रारंभिक वेग जो है 0 हो गया। s बराबर कितना हो गया, ½ a और t²। तो यहाँ से t का जो मान है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 2s/a का अंडर रूट। a की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, √2s/μg। वैसे मैंने कोर्स में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता रखा है कि किसी क्षैतिज पर अगर कोई वस्तु पड़ी हो तो उसे अगर धक्का मारोगे आप तो इतने समय में वो खिसकेगी s दूरी तक। तो ये मैंने डायरेक्ट निकलवा रखा था आपको, ठीक है। तो t जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, √μ हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक रस्सी एक मेज पर पड़ी है, उसका कुछ भाग मेज के किनारे से लटका हुआ है। मेज और रस्सी के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है, 0.25 है। रस्सी बिना फिसले उसके लटके भाग की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। अच्छा, बिना फिसले कितनी लटकी रहेगी रस्सी, ये आपको बताना है परसेंटेज में। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको करवाया था और ये किसी और तरीके से आया था, कोई चेन जो है वो लटकी हुई थी, तो उस तरह से अपन ने ये निकाला था। चलिए इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि रस्सी हो, चेन हो या कड़ी हो या जंजीर हो, ऐसी जो चीज़ें होती है उसमें हमेशा पहले इकाई लंबाई पर कितना द्रव्यमान है उसका कंसेप्ट लीजिए। तो ये अपनी कोई मेज हो गई, ठीक है, और यहाँ जो है कोई रस्सी जो है वो या चेन जो है वो लटकी हुई है, ठीक है। मान लीजिए इतनी लटकी हुई, कोई दिक्कत नहीं। ये रस्सी जो है यहाँ पर लटकी हुई है, तो अपन ने मान लिया कि जो रस्सी है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, L, कैपिटल L, यानी यहाँ से ये यहाँ से लेके और ये जो पूरी रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल L है। और इस लंबाई पर इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 मीटर लंबी रस्सी है और उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 100 किलो। तो 1 मीटर का कितना हुआ, 100/10 यानी 10 किलो हो गया। तो यहाँ पर भी अपन निकाला कि इकाई लंबाई पर द्रव्यमान कितना हो गया, M/L। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के सवाल जब भी आए तो आपको पहले इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या कंडीशन है, ये भाग लटका हुआ है तो ये इसको नीचे की ओर लेके जाएगा, और ये भाग यहाँ पर स्थिर है तो ये इसको रजिस्ट करेगा, ये इसका विरोध करेगा कि नीचे नहीं जाए। ये यहाँ पर रजिस्ट तभी करेगा जब इसके और इस मेज के बीच में लगने वाला घर्षण बल जो है वो इतना हो कि इस चेन को नीचे नहीं जाने दे, ठीक है। कहने का मतलब इस भाग के कारण जो घर्षण बल लग रहा है वो बराबर होना चाहिए इस भाग के कारण जो नीचे की ओर बल लग रहा है उसके। अगर दोनों बराबर होंगे तो चेन जो है या रस्सी जो है वो हमेशा इसी भाग में लटकी रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो लंबाई लटकी हुई है, ठीक है, ये अपन ने मान ली स्मॉल l, कि स्मॉल l भाग जो है वो लटका हुआ है। तो जो भाग मेज के ऊपर है अब, ठीक है, वो कितना हो गया, L-L, ठीक है, इतना भाग जो है वो ऊपर है। अब पहले अपन इसकी बात करते हैं। ये भाग अपन ने माना है कि कितना है, L है, ठीक है। तो L भाग के ऊपर मास यानी इस भाग का टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इकाई लंबाई पर कितना M, तो L लंबाई पे कितना हो जाएगा, ml, ये इसका कुल द्रव्यमान होगा। तो भार कितना हो जाएगा, m इंटू जी होता है, तो m तो ये हो गया इंटू क्या हो गया, g। तो इतना भार जो है वो इस घर्षण जो बल लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं इस पर घर्षण बल कितना हो रहा है। तो देखिए वही घर्षण बल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिएक्शन के या n के, या F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू n, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, mg, इस भाग के कारण जो लग रहा है, और ये n हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब mg निकालना, तो g तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन चीज़ इस भाग का m। तो m कैसे निकालोगे, पहले आप इकाई लंबाई पर कितना है m, तो इस लंबाई पर कितना हो जाएगा, L-L इंटू m, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये तो इकाई लंबाई पर हो गया, ये इतनी लंबाई पर हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, और जी से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भार है वो किसके बराबर है, n के। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, M-L इंटू जी। ये जो घर्षण बल है अगर इतने भार बल के बराबर हो जाएगा तो चेन जो है आपकी वो हमेशा रुकी रहेगी। तो अपन ने कंडीशन लगा दी, MLG बराबर हो गया म्यू M
L माइनस एल इंटू जी। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास आ गया म्यू L माइनस एल इक्वल टू एल। म्यू आपको दे रखा है 0.25, 25% दे रखा है 0.25, ठीक है। और L माइनस एल कितना हो गया, L हो गया। यहाँ परसेंटेज में दे रखा है तो इसको आप 1/4 लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिंपल कर देता हूँ 1/4 से, तो ये आ गया L माइनस एल इक्वल टू एल। तो ये आ जाएगा पास L माइनस एल बराबर 4L हो जाएगा, या L बराबर कितना हो जाएगा 5L। अपन को बताना कितना भाग लटका रह सकता है, यानी स्मॉल l की वैल्यू अपन को निकाल के देनी है। तो स्मॉल l बराबर आ जाएगा L/5, यानी 1/5वां भाग ये सकता है। अगर परसेंटेज में अगर आप देखेंगे इसको तो देखो परसेंटेज में अपन निकालना है तो अपने पास ये आ जाएगा L/L 1/5, ठीक है। 1/5 क्या हो गया, 0.20 हो गया, यानी 20% हो गया, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो तो इसे 20% से 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में ये आ जाएगा। 5 × 100 कितना हो गया, 20%। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 8वां सवाल देखिए, घर्षण बल है तो इसका आंसर होगा असंरक्षी बल है। इसे विरोधी बल भी कहा था, मैंने आपको कहा था, ठीक है। देखिए एक तो घर्षण है और एक श्यान बल है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, घर्षण असंरक्षी प्रकृति के होते हैं। असंरक्षी का मतलब कि जब भी ये बल लगेगा तो उस निकाय जो होता है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, तो सीमांत घर्षण, 9वां क्वेश्चन है, सीमांत घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, तो अभिलंबी जो प्रतिक्रिया बल होता है उसके समानुपाती होता है। 10वां क्वेश्चन है सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात क्या होता है, तो म्यू होता है, काफ़ी बार आ चुका कि इन दोनों का F/N क्या होता है, म्यू होता है। और 11वां क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण सदैव चरम घर्षण से कैसा होगा, कम होगा। देखिए चरम का मतलब ये अधिकतम होता है, तो उससे तो क्या होगा, कम ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। अगले जो लेक्चर है उसमें अपन क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे।